दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे में जो आरपीएफ भर्ती 2024 आई है उसके बहुत सारे डाउट हैं। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपके जो भी कॉमन डाउट हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएं। और ये सारे के सारे डाउट हैं ज़्यादातर आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है, स्पेशली ओबीसी वाले कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत परेशान है। इसके अलावा जो फोटो और सिग्नेचर है जिसकी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, तो उसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जो भी आपके कॉमन डाउट हैं उनको हम देख लेते हैं कि आपके क्या क्या डाउट है और क्या सॉल्यूशन उनका रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप भी रेलवे में आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो इसका जो सिलेबस है उसके अंदर आपके 35 नंबर की आने वाली है मैथमेटिक्स, 35 नंबर की आने वाली रीजनिंग और 50 नंबर की आने वाली है जीके। तो इसके लिए दोस्तों आपको रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। रेलवे में बड़ी मात्रा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रिपीट होते हैं। इसके लिए दोस्तों आप ये वाली बुक ले सकते हैं जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसमें रेलवे में आज तक जो भी एग्जाम हुई है उनके चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं जिसमें आपके एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई जो पिछली एग्जाम हुई है उनके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप दोस्तों जीके के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फैक्ट के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। और स्पेशली अगर आप यहाँ पर सिर्फ आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो तो ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें 2018-19 में टीसीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट कराई थी उसकी सारी शिफ्ट आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगा। और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें सारी की सारी शिफ्ट जो आई थी उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। दोनों बुक्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इनको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आपके नियर बाई स्टोर ऑफलाइन बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर एक अभ्यर्थी है जिन्होंने लिखा है कि सर आई हैव ए डाउट ऑन सिग्नेचर पार्ट। सिग्नेचर पार्ट में मेरे को डाउट है, प्लीज़ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दीजिए। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो सिग्नेचर है रनिंग हैंड राइटिंग इसका मतलब क्या है। देखिए एक्चुअल सिग्नेचर है वो मेरा जो मेरा नाम है उससे डिफरेंट है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्या मेरे 500 रुपये यहाँ पर बेकार जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट वगैरह है उनके बारे में मैंने पूछा है, सेंटर वगैरह के बारे में। तो चलिए दोनों का जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए आपका नाम क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका सिग्नेचर जो है आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका नाम है वैसा ही आप यहाँ पर सिग्नेचर करें। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पर रनिंग हैंड राइट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि रनिंग हैंड राइट का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप एक तो ऐसे लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपका ब्लॉक लेटर, ठीक है। तो ये इस प्रकार का सिग्नेचर अगर आपने किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही साइन कुछ इस टाइप से किया, ठीक है, जो कि रनिंग हैंड राइटिंग में है, यानी कि रनिंग का मतलब ये है कि भाई आप उसको अलग अलग डिसजॉइंट नहीं कर रहे हो, एक एक वर्ड को या एक वर्ड का जो लेटर है एक एक लेटर है उसको यहाँ पर आप डिसजॉइंट नहीं कर रहे हो, उसको एक लिख रहे हो पूरा। तो इस प्रकार से आपका जो ये सिग्नेचर होता है वो रनिंग लेटर के अंदर माना जाता है, रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर माना जाता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब क्या होता है। अब देखिए राहुल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइन नाम ही लिखे, हो सकता है कि बहुत सारे आर करके ऐसा कुछ कर दें, ठीक है, या जरूर नहीं है ऐसा कुछ करें, और कुछ भी कर सकते हैं इस टाइप का। तो जरूर नहीं है कि आपका नाम है आप लिखें, आप कुछ भी सिग्नेचर कर सकते हैं बट वो यूनिक होना चाहिए। एंड सेकेंड बात ये होना चाहिए कि वो रनिंग हैंडराइटिंग में हो, ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपने एक और डाउट पूछा है कि एग्जाम डेट्स वगैरह और इनका सेंटर कब होंगे। तो देखिए एग्जाम डेट अभी आरपीएफ की जो है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, अगर कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और एग्जाम सेंटर का भी अपडेट जैसे आता है हम आपको बता देंगे। बाकी आपके नियर बाई सिटी में आपका एग्जाम सेंटर होगा, इतना आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट है जिन्होंने बोला है कि सर मुस्लिम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यस और नो का ऑप्शन आ रहा है, क्या करूँ। देखिए जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछता है। जैसे मान लीजिए आप SC ST OBC या फिर EWS जैसे उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हो
तो वहाँ पर आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछता है क्या आप वाकई इससे बिलोंग करते हो, तो आपको यस करना है। वो इसलिए दिखाता है कि क्या आप गलती तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपसे गलती नहीं हो, इसलिए वो एक बार जो है आपसे कंफर्मेशन मांगता है। तो अगर आप बिल्कुल बिलोंग करते हो मुस्लिम कैटेगरी से, माइनॉरिटीज से, तो बिल्कुल आप जो है अपना रिलीजन वगैरह जो भी है उसके अनुसार भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यस करना है उसके ऊपर। आगे बात करते हैं, सर पेमेंट फेल हो रहा है बार बार। देखिए हुआ क्या है कि 1 मार्च के बाद से या शायद 1 अप्रैल के बाद से, हाँ शायद 1 अप्रैल के बाद से जो है यूपीआई के अंदर बहुत दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है 1 अप्रैल 2024 के बाद। तो यहाँ पर आप जो है रिट्राई कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रहा तो डेबिट कार्ड सबके पास होता है, डेबिट कार्ड से कर लीजिए, नेट बैंकिंग से कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड से, इनसे एक बार ट्राई करके देख लीजिए। बाकी आपके पास देखिए अभी पर्याप्त टाइम है, अभी 15 दिन के आसपास आपके पास बचे हुए हैं, तो आप आराम से दोबारा से रिट्राई कर सकते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट फेल होने का एक कारण यह है, अगर आप यूपीआई से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपीआई में थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इस वजह से हो रहा है। आगे बात करते हैं, सर यहाँ पे एक ऑप्शन है हैव यू चेंज्ड योर नेम, में हमने यस कर दिया है, प्लीज हेल्प मी। देखिए हैव यू चेंज्ड नेम का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका बचपन से कोई नाम अलग था, ठीक है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट में वो नाम भी अलग हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली आपने क्या किया कि बाद में आपने अपना नाम चेंज करवा लिया, ठीक है। अगर आपने नाम चेंज करवा लिया तो उसके एक लीगल डॉक्यूमेंट भी बनता है, बाकायदा आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि आपका पहला नाम ये था और अब आपने ये नाम चेंज किया है। तो अगर आपने नाम चेंज नहीं करवाया है तो आप वहाँ पर जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने नाम चेंज किया है तो आपको नो करना है। और अगर आपने नाम चेंज करवाया है, अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो फिर आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर सकते हैं। जब आपका डीबी होगा तो आपसे यहाँ पर वो लीगल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। आगे बात करते हैं, सर डिवीजन, जोन या ग्रुप सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। एक ने ग्रुप का भी जिक्र किया था और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो आरपीएफ का, तो आरपीएफ के फॉर्म के अंदर वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है कि जोन वाइज आप अप्लाई कर सकें। जैसे भी आपने देखा कि पहले एएलपी की भर्ती आई थी तो एएलपी में आपको ऑप्शन था 21 अलग अलग जोन थे जहां पर आप किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते थे। इसी प्रकार से आपका टेक्नीशियन में हुआ कि आप जिस जोन से चाहें उस जोन से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर आरपीएफ के अंदर ये जो है नहीं दिया गया आपको, यानी कि आरपीएफ के अंदर आप जोन चूज नहीं कर सकते। तो ये टेंशन नहीं लेना, किसी को भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। बहुत सारे सोच रहे हो सर हमारे पास तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। ओके, आगे बात करते हैं, सर कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमिलियर इंग्लिश में चाहिए या स्टेट की लोकल भाषा में, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो ये कंफ्यूज में है कि कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर दोनों अलग अलग हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाते हो, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रीमिलियर जिसको बोलते हैं सीएल, एक होता है नॉन क्रीमिलियर जिसको बोलते हैं एनसीएल। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ जो नहीं जानते ज़्यादा। तो देखिए एक होता है नॉन क्रीमिलियर एनसीएल, एक होता है क्रीमिलियर। अगर आपके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है, लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम अगर आपकी इनकम है सालाना, तो आपको दोस्तों नॉन क्रीमिलियर में काउंट किया जाता है और वहाँ पर आपको जो 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी की सीटों के ऊपर, उसमें आप यहाँ पर ले सकते हो बेनिफिट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके परिवार की इनकम मोर देन 8 लाख है, 8 लाख से ऊपर आपकी वार्षिक इनकम है, तो आपको दोस्तों काउंट किया जाता है क्रीमिलियर में। और क्रीमिलियर का सीधा सीधा अर्थ होता है आपको जनरल यानी कि अनरिजर्व में काउंट किया जाता है। और जब अनरिजर्व में आपको काउंट किया जाएगा तो आपको 27% जो बेनिफिट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। देखिए जब आप ओबीसी में कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो वहां पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर क्लियरली ये मेंशन होता है कि आप ओबीसी में किससे बिलोंग करते हो, क्रीमिलियर में बिलोंग करते हो या नॉन क्रीमिलियर में। यानी कास्ट सर्टिफिकेट में ये स्पष्ट रूप से मेंशन होता है कि यह व्यक्ति नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि कास्ट सर्टिफिकेट और आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एक ही है, यानी कि आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, रेलवे में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको जो है रेलवे फॉर्मेट अवेलेबल करा देगी, उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको साइन करना है और उसमें ये लिखा होता है कि मैं, मेरे पिताजी का नाम ये
मैं घोषणा करता हूं कि मैं ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में बिलोंग करता हूं, ऐसी लाइन लिखी होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके ऊपर साइन करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, किसी से कुछ भी नहीं करना, सेल्फ अटेस्ट करना है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि ये इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में कोई मैटर नहीं करता, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, और स्टेट का होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, ये आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, अगर जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, वो कम्युनिटी को आप पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, एक चीज़ आपको गांठ बांध लेनी है। स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको यह देखना है कि आप स्टेट में किस कैटेगरी में आते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको यह देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप किस कैटेगरी में आते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो यहाँ पर स्टेट में अलग कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल में अलग कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस भी गवर्नमेंट का आप फॉर्म भर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में भर्ती निकले तो स्टेट गवर्नमेंट का आप फॉर्म भरिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती निकले सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्मेट भी उन्हीं का चाहिए। अगर स्टेट में भर्ती निकले तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर सेंट्रल कास्ट और एनसीएल सर्टिफिकेट एक ही है क्या? मैंने अभी सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया है, ओके। आगे बात करते हैं, सर फाइनल ईयर का रिजल्ट आना है, सर आरपीएफ एसआई का फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं, कोई भी भर्ती निकलती है, मैं रेलवे की बात कर रहा हूं, अगर रेलवे की कोई भी भर्ती निकलती है तो उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, सब भर्तियों की अलग अलग हो सकती है। इस समय आरपीएफ की भर्ती चल रही है और आरपीएफ की जो अंतिम डेट है वो 14 मई है, 14/5/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये रेलवे ये कहते हैं कि आप अगर फाइनल ईयर में हैं तो अगर आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले जारी हो जाता है तो बिल्कुल आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बाद जारी होता है तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। आगे बात करते हैं, सर अभी मैं CISF में जॉब कर रहा हूँ तो क्या मुझे एनओसी अभी लेना पड़ेगा? देखिए मैंने आपको फॉर्म भरते टाइम वीडियो में बताया था, जो भी यहाँ पर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSU के अंदर, तो उनको यहाँ पर एनओसी लेना आवश्यक है। अगर आप अभी एनओसी नहीं लेते हैं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, उस समय आपको एनओसी प्रोड्यूस करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एनओसी भी अभी लेके रख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको DV के टाइम चाहिए होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, सर आई कैन अप्लाई बोथ पोस्ट SI और कांस्टेबल। देखिए बिल्कुल आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आरपीएफ के अंदर 2 वैकेंसी है, एक है कांस्टेबल की जो कि है 10th पास, और दूसरी जो निकली है वो SI की है जो कि है ग्रेजुएशन लेवल की। तो देखिए अगर आप ग्रेजुएट किए हो तो ऑटोमेटिकली आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आपके पास दोनों पोस्ट की एलिजिबिलिटी है तो बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पर दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हो और दोनों का अलग अलग फीस पेमेंट आपको करना होगा। सर फेस पर बियर्ड है, पासपोर्ट फोटो में एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, जब आप फोटो अपलोड कर रहे हो तो फोटो में क्लियरली आपको ये ध्यान रखना है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, चश्मा वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपका चेहरा जो है चेहरा वो यहाँ पर पूरा दिखना चाहिए, फ्रंट साइड से फोटो होनी चाहिए, आपकी सेल्फी नहीं होनी चाहिए या साइड से फोटो नहीं होनी चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बियर्ड है तो हल्की होनी चाहिए, अगर ज़्यादा बियर्ड है तो रेलवे आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई जाती है ताकि यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज किया जा सके कि भाई एग्जाम में वही कैंडिडेट जा रहा है, इसलिए रेलवे ये सारे रूल बना रही है। देखिए अगर आपके फेस पर बियर्ड है तो वो हल्की होनी चाहिए ताकि आपको रिकॉग्नाइज किया जा सके, आपकी पहचान की जा सके, ठीक है। बाकी आप फॉर्म भर रहे हो उसमें फ़ोटो अलग है और एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पर आपकी लंबी लंबी दाढ़ी आ रही है तो आपको पहचान नहीं पाएंगे जो एग्जामिनर हैं, तो आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, फिर DV में आपको दिक्कत हो। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर आपकी एक जैसी हो, पहली बात तो, और बियर्ड भी रखें तो आप हल्की रखें जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या सिग्नेचर हिंदी में कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल आप सिग्नेचर जो है हिंदी इंग्लिश किस में भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो ये आपके कॉमन डाउट्स है जो सारे के सारे हमने आपको क्लियर किए हैं। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग आपके और भी कुछ डाउट है आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।